हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे। इसी एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, तो इसमें देखो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, और इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से समझ सकते हैं कि जब हमारा चार्ज रुका हुआ रहता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये तो सिंपल समझने के लिए हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये है ना, एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या होगा, कोई एक स्टेशनरी चार्ज होता है ना, मतलब रुका हुआ चार्ज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और इफ़ेक्ट। रुका हुआ चार्ज, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उसके इफेक्ट और प्रॉपर्टीज़ उनका स्टडी करते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको पढ़ने से पहले एक और वर्ड आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफ्रिक्शन। थोड़ा सा वो देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफ्रिक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो कोई है ना इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको रब करते हैं ना, उनको आपस में रगड़ते हैं, तो उनसे क्या होता है, वो चार्ज हो जाते हैं। चार्ज कैसे होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का है ना एक्सचेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे होते हैं अभी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफ्रिक्शन है ना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि देखो दो ऑब्जेक्ट को हमने रब किया है ना, तो रब करने से क्या होता है, उनके अंदर किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसी दूसरे पे चले जाएंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसके अंदर हमको है ना दो चार्ज बॉडी मिलती हैं। पहली करेक्टरिस्टिक्स है दो चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी नेगेटिव चार्ज। अभी देखते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। देखो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगली दो करेक्टरिस्टिक्स में यही लिखा है। अगला फिर क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत सिंपल सी बात है कि जब दो अपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दो जो सिमिलर चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रोफ्रिक्शन मेथड है, इसका यूज करके एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, उसने चार्ज का नोमेनक्लेचर इसी से किया था। चार्ज का नामकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो इसी मेथड से किया था, इलेक्ट्रोफ्रिक्शन मेथड। अब इलेक्ट्रोफ्रिक्शन मेथड के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफ्रिक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल थे। तो देखो, पहली बार क्या करा हमने, एक रॉड ली। ठीक है, रॉड किसकी है, ग्लास की। ठीक है, ग्लास की रॉड है, और दूसरा क्या है, सिल्क का कपड़ा है। ठीक है, तो उनको क्या कह रब कर रहे हैं। इसको समझने से पहले देखो, बचपन में हमने सबने किया होगा कि पहले जब हम स्केल स्कूल में जाते थे, छोटी क्लासेस में होते थे, तो हम स्केल को ना ऐसे बालों पे रब करते थे, फिर देखते थे कि उसको जैसे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते थे, तो वो उनको ना ऐसे चिपकने लग जाते थे उनके। तो वो इलेक्ट्रोफ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है। ठीक है, तो वो वाला भी हम पढ़ेंगे, वो भी बताऊंगा। ड्राई हेयर और कॉम्ब, उसका यहाँ पे ये जस्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी लिख सकते हो तुम अगर कुछ नहीं आ रहा तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है कि एक ग्लास की रॉड को हम ना सिल्क के क्लॉथ पे ऐसे रब करते हैं ना, तो क्या होता है, जो ग्लास की रॉड होती है है ना, ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के उस सिल्क के कपड़े पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है, रॉड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क का कपड़ा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल क्या है, इस बार भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो रॉड है वो प्लास्टिक की या फिर एबोनाइट की रॉड है। ठीक है, उसको किससे रब कर रहे हैं, कैट्स फर, यहाँ पे हेयर ऑफ कैट लिखा हुआ है, कैट्स फर से उसको, मतलब अरे बिल्ली के बाल नहीं होते क्या, उस पे रब कर रहे हैं। या फिर कोई वूलन क्लोथ, कोई ऊनी कपड़ा है ना, ऊन का बना हुआ, उस पर रब कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इसमें भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन बिल्ली के बालों से निकलते हैं, या फिर ऊनी कपड़े से, वूलन क्लोथ से निकलते हैं, और ये प्लास्टिक या फिर एबोनाइट की जो रॉड थी उस पर चले जाते हैं। तब जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये इसके दो सिंपल से एग्जाम्पल थे। अब इसको थोड़ा सा, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए हम ना एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या,
इसमें क्या कर रहे हैं कि मान लो कोई सा भी एक्सपेरिमेंट था, ये दोनों एग्जाम्पल थे ना, इनको 2 बार कर रहे हैं, तो हमको 2 बार करेंगे तो दो रोड मिल जाएंगी। इसमें भी 2 बार कर रहे हैं तो इसमें 2 रोड मिल जाएंगी। तो जो पहला वाला एग्जाम्पल किया था ना, ये पहला वाला, इसमें 2 रोड मिली, तो एक बार किया, उस रोड को रख लिया, फिर दोबारा किया, फिर दूसरी रोड को रख लिया। अब वो दोनों रोड को क्या करा, एक रोड को तो ऐसे बांध दिया किसी धागे से, ठीक है, और दूसरी रोड को उसके पास में लेके आए। अब हमको पता है इस वाले में प्लस आ गया था, उस पर भी प्लस है, दोनों प्लस हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगी, तो ये घूमने लग जाएगी, दूर जाने की कोशिश करेगी। दोबारा क्या किया, दूसरे में जो एबोनाइट की रोड थी, एबोनाइट या फिर प्लास्टिक की रोड थी, जो दूसरे एग्जाम्पल में हमने करा था, उसकी रोड को एक को तो बांध दिया और दूसरी को उसके पास में लाए। तो अब भी इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, कहने का मतलब चार्ज तो सेम ही है दोनों पे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो इससे ये रोड प्रतिकर्षित होकर इससे दूर चली जाने घूमने की कोशिश करेगी। अगली बार क्या करा है कि हमने एक इसकी रोड ले ली, इसकी बांध दी पॉजिटिव वाली, है ना, ग्लास वाली रोड बांध दी मान लो, और ये दूसरी वाली जो एबोनाइट की रोड थी, इसको पास में लाए। अब हमको पता है इस पे प्लस था और इस पे माइनस है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये रोड अपने आप घूम के इसकी तरफ आने लग जाएगी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी। अब कुछ है ना, कुछ और हम ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो इलेक्ट्रोफ्रिक्शन से मतलब उसमें यूज होता है ना। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, नेगेटिव चार्ज किस पे आता है। तो पहला तो ये हमारा ग्लास रोड और सिल्क के कपड़े का हो गया, सिल्क क्लोथ का। दूसरा कैट्स फर या फिर वूलन क्लोथ, इन पर पॉजिटिव आ जाएगा। और एबोनाइट वाली की रबर की रोड थी, प्लास्टिक की रोड भी हो सकती है, तो इसमें नेगेटिव आ गया था। और ये मैंने तुमको बताया था जो बचपन में हम करते थे, सूखे बाल, ड्राई हेयर और कॉम कंघे पे, ठीक है, कंघा या फिर स्केल जो किसी पे भी कर सकते हो। फिर है ये नायलॉन और प्लास्टिक सीट, ठीक है, ये कर लिया। अब एक पढ़ते हैं इसमें नोट, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होती है, पोलैरिटी चार्ज क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो जो क्या करती है, दो चार्ज होते हैं ना उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। अब ये व्हाट इज चार्ज, राइट इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिट, ये सभी हमने क्या करा था, एक वीडियो और बनाया था, उसमें उसमें कवर कर लिया इससे आगे का। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे, इस वजह से उसका आगे का और पीछे का पार्ट ट्रिम करना पड़ा था हमको। तो ये जो पार्ट बच गया उसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तुमको क्या करना है, पूरा फोकस है ना समझने पे रखना है, पूरा समझने पे ध्यान दो, पूरा फोकस। लिखने पे या फिर स्क्रीनशॉट लेने पे टेंशन मत लो तुम। जैसे ये वीडियो एंड होगी, मैं जो इस वीडियो की पीडीएफ बना के पूरे इसके और इसके ना लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा तुमको डिस्क्रिप्शन में। उस तो वो एक टेलीग्राम का लिंक होगा, तो उसको वहाँ पे जाके ये सारी पीडीएफ वहाँ से कलेक्ट कर लेना तुम, वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो, ये दूसरी वीडियो में देख सकते हो, दूसरी वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और तुमको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाके देख लेना। अब हम पढ़ते हैं गॉस लॉ, कि गॉस लॉ क्या होता है, व्हाट इज गॉस लॉ। हिंदी में बोलते हैं इसको गाउस का नियम। इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होता क्या है। तो देखो, हमारे पास मान लो कुछ चार्ज हैं, 2 या 3 चार्ज मान लो। तो एक चार्ज था मान लो, उसको Q1 चार्ज मान लिया, दूसरा था वो Q2 चार्ज था, और तीसरा ये वाले प्लस मान लो दोनों को, और तीसरा कोई उसको माइनस मान लो, Q3 चार्ज है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है ना, अब हमको निकालना है कि इन चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना जनरेट होगा, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए गाउस ने क्या करा था कि एक है ना ऐसा सरफेस बनाओ इमेजिनरी, जो रियल में है नहीं, है ना। तो इमेजिनरी ऐसा सरफेस बनाओ जिसके अंदर ही है ना तीनों चार्ज आ जाएं, ठीक है। तो जो इमेजिनरी सरफेस बनाया ना, इसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं। तो जो गाउसियन सरफेस होगा ना, तो उसने यही बोला था कि जो कोई एक इमेजिनरी सरफेस से है ना, उसके अंदर जितने भी चार्ज होते हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा, तो वो फ्लक्स कितना होगा, ये जितने भी चार्ज हैं उन सबको ऐड कर दो, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस प्लस Q3 करेंगे, लेकिन उसका साइन होगा तो -Q3 हो जाएगा, है ना। तो जो उसने बोला था कि जो फ्लक्स होगा, तो जितने चार्ज होंगे उनके सम के
और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको तो तुम जानते हो क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, तो इनके बराबर होगा। उन्होंने ऐसा बोला था कि इसके अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दो, तो वो उसका फ्लक्स निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो फाई ई, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, इन सबको ऐड करके लिखा है। तो मान लो इसके अंदर खूब सारे चार्ज थे, तो उन सारे चार्ज का सम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही था हमारा गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि अगर इसके अंदर मान लो हमारा गाउसियन सरफेस है और उसके अंदर मान लो एक ही चार्ज है, ओनली क्यू, तो इस समेशन क्यू की जगह ओनली क्यू आ जाएगा। तो फाई ई क्या निकल के आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही गॉस लॉ था। अब देखो इसको देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, है ना, इमेजिनरी सरफेस क्लोज होना चाहिए, बंद, इज द, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज इमेजिनरी सरफेस इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड, अरे, इज इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई, एंड नहीं लिख रहा, एनक्लोज्ड लिखना था इसको, एनक्लोज्ड बाय इमेजिनरी क्लोज सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया तुम तो। डायरेक्ट ये देखो कि जो जो फ्लक्स निकलेगा ना उन सब चार्ज की वजह से, तो वो एनक्लोज, वो सरफेस जो बनाया था गाउसियन सरफेस, इमेजिनरी क्लोज सरफेस, उसके अंदर टोटल उनका सम अपॉन जो एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। और ये मैंने तुमको बता ही दिया है, अगर ये एक ही चार्ज हो तो ये ऐसा बन जाएगा, जहाँ पर ये फाई नॉट है, परमिटिविटी और फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम हो गई। इसको है ना गॉस लॉ, गॉस इक्वेशन, गॉस एक्सपेरिमेंट या फिर गॉस थ्योरम भी बोल सकते हैं, इसको किसी भी नाम से पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिराइव द गॉस लॉ, है ना, कि गॉस लॉ को डिराइव करिए। तो उसके अंदर क्या करा है हमने, सिंपल सा एक अरेंजमेंट लिया है। अरेंजमेंट के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक चार्ज लिया है ना, प्लस क्यू चार्ज है। अब उस चार्ज को क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है। तो हमने क्या करा है, सिंपल सा, उस जो चार्ज है, अब हमने ये बोला था कि जो चार्ज होगा उस पर ऐसे बना देंगे हम, है ना, गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस बना दिया। अब ये प्लस क्यू चार्ज है ना। अब देखो इसको अगर हम 2D में मान रहे हैं तो 2D में एक सर्कल बन जाएगा, या फिर इसको 3D में मानोगे, 3D में, तो इसके ऊपर एक स्फीयर बन जाएगा। तो 3D में मान लो इसको, ठीक है। तो देखो इसका, इस चार्ज की वजह से हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया, है ना, वो छोटा सा एरिया काटा। अब वो छोटे से एरिया है, उस एरिया का वो काट क्यों रहेगा, क्योंकि छोटे से एरिया का हम फ्लक्स निकाल लेंगे कि इतने से एरिया से कितना जा रहा है ना, फ्लक्स। तो फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे सरफेस से कितना निकल के जा रहा है आ जाएगा। तो छोटा सा एरिया था, है ना, तो उसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर हो गया मान लो। और ये प्लस क्यू है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, और दोनों के बीच एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। अभी हमने एक कोई जनरल केस लिया है, नहीं तो ऐसे ऐसे होगा यहाँ पे कि जो ई होगा ना, इसी डायरेक्शन में ई होगा और इसी डायरेक्शन में डी ए होगा, तो थीटा जीरो हो जाएगा। लेकिन वो कंडीशन स्पेशल कंडीशन है कि जब थीटा जीरो हो। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है थीटा, यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, जनरल लेके चल रहे हैं ना, जीरो तो हो ही जाएगा, वो तो कर ही लेंगे। तो देखो फ्लक्स निकाल रहे हैं फाई, तो फाई देखो ई डॉट डी ए, है ना, फ्लक्स हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ई डॉट डी ए होता है। अब ये छोटे से इसका था, तो इसका हमने क्लोज लूप इंटीग्रेशन कर दिया पूरे सरफेस को, है ना, पूरे सरफेस का। तो उसकी वजह से ये पूरे की सरफेस का निकल के आ जाएगा फाई, है ना। अब ये फाई है, इसको ऐसे रहने दिया, ई डी ए को, ए डॉट भी होता है ना वो वाला डॉट प्रोडक्ट, तो ई डी ए कॉस थीटा लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इक्वस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई है इसमें इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो उससे क्या हुआ, तो देखो ई है, इसकी जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दिया, बाकी डी ए कॉस थीटा एज इट इज है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे ना के क्यू ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, तो अंदर बचा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्लोज लूप इंटीग्रेशन चल ही रहा है।
अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना ये, अभी देखो पहले तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये सॉलिड एंगल बोलते हैं। देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना 3D में बन रहा है। अपन जो नॉर्मल एंगल पढ़ते हैं ना वो 2D में होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको हम थीटा से डिनोट कर दो, डी थीटा से डिनोट कर दो। लेकिन 3D में एक एंगल बोलता है, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। वो एंगल कैसा होता है, जैसे कभी तुमने कॉर्न खाया हो, तो देखो मान लो इस जगह ऐसा एंगल बन रहा है, तो ये देखो 3D में है ऐसा गोल गोल, समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। 2D में तो क्या है, जैसे ये पेंसिल थी, ये बस इधर चली गई तो कितना एंगल बनाया, मान लो यहाँ यहाँ हॉरिजॉन्टल था तो उससे इतना एंगल बन गया, है ना। ये देखो मार्कर से देख लेते हैं, शुरू में एक के ऊपर एक थी तो ऐसे चला गया तो ये थीटा एंगल बन गया। लेकिन 3D में क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा यहाँ पे, तो उससे एक एंगल होगा। या फिर ये देख लो यार, ये यहाँ पे ऐसा कौन बना दिया, ये पेपर है इसका कौन बना दिया। तो अब तुमको देखो इसमें अंदर देखो, चलो छोड़ो नहीं दिख रहा, तो इसके अंदर ये अब ये 3D में अंदर की साइड से जो एंगल बनेगा ना इसके अंदर, वो वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो उस एंगल को कैसे निकालते हैं, या तो देखो तुम डायरेक्ट ही लिख दो, ये जो टर्म्स दिख रही है ना ये पूरी, ठीक है, इसको है ना इस वाली पूरी टर्म को सॉलिड एंगल बोलते हैं और ये 4 पाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 पाई लिख दो, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है d पाई, यहाँ पे 4 पाई होगा ये, ठीक है। फिर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कैंसिल कर भी रखा है, तो आगे हो जाएगा ये Q/ε0 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब सॉलिड एंगल को देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, बहुत सिंपल है ना। अब देखो सॉलिड एंगल होता है ना, निकलता कैसे है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल निकलता है, ये पूरे के नीचे नहीं है, ये इसके नीचे है बस, ठीक है। तो देखो सॉलिड एंगल को तो हम क्या लिख दिया है, सॉलिड एंगल को ना इसका नोटेशन गलत लिख रखा है, डी ऐसे ऐसे बनाएंगे इसको, ये पाई लिख रखा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये इसने नोटेशन लिख रखा है, तो है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये 4 पाई r² हो गया, उसमें रेडियस का स्क्वायर का भाग दे देंगे तो इससे एक कट जाएगा तो 4 पाई आ गया, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, ये तो हो गया लेंथी अप्रोच, है ना। या फिर तुम डायरेक्ट इसको 4 पाई लिख देना यहाँ से ऐसे लिख के, या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे KQ तो बाहर निकल गया, अंदर बचा DA cos θ r²। अब cos थीटा मैंने तुमको बताया था ना कि इस जगह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा Q की तरफ से वो भी बाहर की तरफ होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा वो भी इधर की तरफ होगा। तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ऐसे देख रहे हैं तो वहाँ पे दोनों ना एक ही, मतलब थीटा 0 हो जाएगा, एक ही साइड हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसकी तो टेंशन है ही नहीं, cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो अंदर बचेगा, इसमें देखो ये तो हट ही जाएगा, cos 0 होके यहाँ पे बचेगा DA/r²। अब देखो DA/r², अब जो DA है तो मतलब DA का इंटीग्रेशन, मतलब पूरे एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया DA था, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया निकल के तो इसी स्फीयर का आएगा, तो ये एरिया निकल के आएगा 4 पाई r², ठीक है। तो मैं देखो इस वाली स्टेप से थोड़ा आगे करता हूँ, ये जो स्टेप दिख रही है ना ये वाली, φ KQ तो बाहर आ ही गया था, और यहाँ पे S DA, अब ये cos थीटा ये 1 हो गया cos 0 के अपॉन r² था। मार्कर चेंज करता हूँ तो होगा क्या, अभी देखो ये जो एरिया होगा ना इसका पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे समझो, तो ये अंदर क्या होगा, जो एरिया होगा ना पूरा ये हो जाएगा 4 पाई r², ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा सरफेस ये था ना गॉसियन सरफेस, इसका पूरे का एरिया 4 पाई r² हो गया, और नीचे r² था ही, ठीक है। तो r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये डायरेक्ट आ गया 4 पाई। तो k को 1/4 पाई लिख दो यहाँ से, q तो ये था ही, और ये 4 पाई ये है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो दोबारा देखो KQ, और ये DA जो था ना एरिया को 4 पाई r² लिख दिया, और नीचे ये r² था, तो r² से r² कैंसिल हो गया, 4 पाई बचा यहाँ पे,
के को 1/4πε0 लिख दिया, क्यू ऐसे कैसे, तो 4π से 4π कट गया तो बच गया ना Q/ε0। तो ये ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी ये तो हो ही गया, इस सब को, इस सारी टर्म को यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लिख के, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसकी वैल्यू 4π होती है। सॉलिड एंगल निकालते कैसे हैं ये यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब देखो इसको गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, है ना, ये डेराइव हो गया। अब देखो हम पढ़ते हैं कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, स्फीयर पढ़ते हैं, होलो स्फीयर पढ़ते हैं पहले, सॉलिड बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर यही बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है ना, ये देख लो सॉलिड स्फीयर है, तो उस पे है ना एक बार पॉइंट क्या करा, ये सॉलिड स्फीयर ये वाला है, ये वाला, तो इससे सॉलिड स्फीयर से, सॉलिड नहीं मतलब होलो स्फीयर है, तो इस होलो स्फीयर से है ना एक बार हमारा जो टेस्ट चार्ज या फिर जो पॉइंट है, एक पॉइंट है पी, वो इसके बाहर बाहर सिचुएटेड है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है ना, कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी इंटेंसिटी बताओ। एक बार तो ये जो स्फीयर है इसके बाहर बतानी है, एक बार स्फीयर है उसके सरफेस पे बतानी है, और एक बार ये पॉइंट है जो स्फीयर के अंदर ही आ गया यहाँ पे, तो इस जगह बतानी है ना, ये तीनों बतानी है। और जो ई आर ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ई आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस के बीच ग्राफ, ठीक है। ई तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जनरेट हो रहा है, और आर जो डिस्टेंस है ये आर, ठीक है जी, पॉइंट चार्ज कहाँ पे है। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक है ना स्पीयर ले लिया हमने आर रेडियस का, कैपिटल आर का, है ना, और इस पे चार्ज मान लिया क्यू है इस पे, ठीक है। तो यही सब चीज़ लिख दी यहाँ पे। अब केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं। केस फर्स्ट में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये जो स्पीयर है इससे काफ़ी दूर है ना, मतलब इसके आउटसाइड सिचुएटेड है, बाहर की तरफ। तो देखो ये पॉइंट होगा तो पहले तो हमने है ना गाउसियन सरफेस बना लिया, ठीक है, गाउसियन सरफेस बना लिया। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान ली, है ना, ये इसका मान लो ओरिजिन था ओ इससे यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली आर, और मान लो इस जगह इस जो स्पीयर है गोला है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, ये हो गया ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो छोटा सा यहाँ पे हमने सरफेस लिया, उसका सरफेस का एरिया वेक्टर डी ए, स्मॉल डी ए वेक्टर इधर आ गया, ठीक है। तो केस फर्स्ट में यही लिखा है कि पी सिचुएटेड व्हेन पॉइंट पी सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर, मतलब ये स्मॉल आर है ना, ये छोटी आर है, ये आर से बड़ी है ना, मतलब इस गोले के बाहर है ना। तो इसकी वजह से हमने ना पहले फ्लक्स निकाला फाई, ठीक है। तो फाई वही होगा क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, है ना। अब देखो ई डॉट डी ए को ई डी ए कॉस थीटा लिखा। अब यहाँ पे देखो ई भी इधर भी है, डी भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो ये हो गया ई डी ए और ये हो गया 1। अब ई हमारा कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, ई हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, अंदर बचा डी ए। अब डी ए क्या होगा, इसका पूरा एरिया, ये जो दिख रहा है ना हमको गाउसियन सरफेस, उसका एरिया। तो ये गाउसियन सरफेस भी एक स्फीयर होगा, तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा 4πr², ठीक है, 4πr²। अब इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, ये हमारा फाई निकल के आ गया फ्लक्स, है ना, ई इंटू 4πr², ई इंटू ई डॉट डी ए था ना, तो ई इंटू ए तो लिखा है, तो इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। अब ये तो आया है हमारा फाई, जो फाई का फॉर्मूला था, लेकिन गाउस भाई साहब बोल के गए थे कि जो फाई होगा उसका फॉर्मूला तो Q/ε0 होगा, तो गलत इनकी बात भी नहीं है, तो हमने इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। ये बोला भाई फाई इस फॉर्मूले से भी फाई निकाला है, इससे भी फाई निकाला है, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, आना तो चाहिए, तो हमने यही करा। उससे जो आया था फाई की वैल्यू वो, और इससे जो आई है जो, दोनों बराबर रख दी, है ना। या फिर ऐसे समझो इन दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल रख दिया, ठीक है, एक ही बात है। तो वो ई इंटू 4πr² और Q/ε0। अब यहाँ पे हमको तो फॉर्मूला पूछा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको अकेला छोड़ दो, बाकी इसको वहाँ पे ले जाओ उधर की साइड, इधर हो गया Q/4πr²ε0। अब देखो 4π और ε0 को एक साथ लिख दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ,
जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देंगे, तो ये हो गया के, तो फॉर्मूला बन गया KQ/R²। लेकिन आर देखो स्मॉल आर है, ठीक है। आर ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर, तो KQ/R² हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो ई पे वेक्टर लगा दो और यहाँ पे आर कैप लिख दो, है ना। ये यूनिट वेक्टर है आर की डायरेक्शन में, तो मतलब ये आर की डायरेक्शन में इधर आर कैप है ये यूनिट वेक्टर। अब हम इसके सरफेस पे देखेंगे कि सरफेस पे कितना निकल के आएगा। सरफेस मतलब ये स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, मतलब ये इसी जगह पे आ जाएगा सरफेस पे। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो के सेकंड में देखो यही लिखा हुआ है, दैट इज़ आर स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसमें जो स्मॉल आर है इसकी जगह कैपिटल आर रख देंगे तो वो इसके सरफेस पे निकल के आ जाएगा। देखो इसमें यही कर रखा है, देन पुटिंग आर इक्वल्स टू आर इन इक्वेशन ए, तो जो स्मॉल आर था उसकी जगह कैपिटल आर रख दिया। तो ये हम बार बार डेराइव करेंगे नहीं, तो पीछे से उठा के लिख दिया डायरेक्ट। एग्ज़ाम में जो केस आएगा उसको कर देंगे। के की जगह 1/4 लिख दिया। ये देखो मैक्सिमम निकल के आया है। ये मैक्सिमम क्यों निकल के आया है ये मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मैक्सिमम होगा सरफेस पर, ठीक है। अब केस थर्ड आ रहा है कि जो हमारा पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट है ना, वो पी पॉइंट हमारा स्फीयर के अंदर ही आ गया। मतलब स्मॉल आर देखो, इसमें देखो स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर से छोटा हो गया। कैपिटल आर जो रेडियस थी उससे छोटा हो गया। देखो ये जो स्मॉल आर है, मान लो यहाँ पे हम एक गाउसियन सरफेस बना के दिखाएंगे। देखो आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, मतलब उसके अंदर ही आ गया, स्फीयर के अंदर हमारा पॉइंट। फिर वही फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए क्या थी हमारी, KQ/R²। KQ/R² में अब देखो आर तो स्मॉल आर है ही है हमारा, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम में देखो, यहाँ पे सारा जो चार्ज था वो सरफेस पे था, ठीक है। लेकिन हमारा जो गाउसियन सरफेस बना है वो तो इसके अंदर बना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा पॉइंट अंदर चला गया तो गाउसियन सरफेस अंदर बनेगा। तो हमको चार्ज देखना होता है गाउसियन सरफेस के अंदर, कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। देखो फिर से देखो, गाउसियन सरफेस ये हो गया, तो हमको इसका चार्ज देखना है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। पहले देखो ये बड़ा वाला बनाया था तो उसके अंदर ये सारा चार्ज आ गया था। अब ये छोटा वाला के अंदर देख रहे हैं, अब इसके अंदर जो सारा चार्ज है, कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो Q=0 होगा यहाँ पे। तो वो डेरिवेशन में अभी देखते हैं, Q=0 ही लिख देंगे यहाँ पे, KQ/R²। देखो ये देखो इनसाइड द स्फीयर Q=0, तो हम यहाँ पे जो KQ/R² में जो Q आ रहा है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो E इनसाइड ये 0 निकल के आ जाएगा। मतलब गोले के अंदर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और ये जो मिनिमम है ये, ठीक है, अंदर ये 0 है, ये मिनिमम है। वे मिनिमम कैसे होगी, देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम थी और यहाँ पे ये मिनिमम थी। अब इसको थोड़ा सा एक अलग पेपर पे देख लेते हैं। ये देखो E=KQ/R², ये जनरल फॉर्मूला था इंटेंसिटी का। अब स्फीयर बनाया तो स्फीयर में क्या है, ये स्फीयर था, इसकी रेडियस देखो R थी ये, ठीक है। तो ये रेडियस इसकी R=R हो गई, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, मतलब हम सरफेस पे आ गए, ठीक है, सरफेस पे आ गए। ये इसकी रेडियस है। अब देखो, अब हम इसके बाहर चले गए, तो मतलब हम बाहर चले गए तो स्मॉल आर है ना, वो कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। तो ये ई तो आउटसाइड है और ये जो है ये सरफेस पे ही है, ठीक है, ये सरफेस पे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये आर है, ये आउटसाइड रहेगा ये वाला, तो इसकी स्मॉल आर होगा और जो सरफेस होगा वो आर होगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं इस सरफेस, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सरफेस होगा, देखो मिनिमम तो 0 निकल के आएगा क्योंकि गोले के अंदर कोई होगा ही नहीं, और ये मैक्सिमम होगा। वो रेडियस है, रेडियस का भाग देंगे ना,
अब देखो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले स्फीयर बना दिया, उसका जो ओरिजिन था वहीं से हमने एक्सिस और एक्स और वाई एक्सिस बना दिए। एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और एक्स एक्सिस पर रेडियस ले ली। अब देखो ओरिजिन से जैसे बाहर जाते हैं, मतलब आर इज लेस देन आर, तो हम इनसाइड द स्फीयर हैं, तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आगे जीरो 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 जीरो, ये जीरो रहेगा जब तक हम सरफेस से जस्ट थोड़ा पहले रहेंगे। जैसे ही सरफेस पे आएंगे सरफेस से पहले तक जीरो है, लेकिन आर इक्वस टू आर हुआ, जैसे ही सरफेस पे आया तो ई मैक्सिमम हो गया, तो ये हो गया मैक्सिमम हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद हम सरफेस से दूर जाएंगे, है ना, आर इक्वस टू आर हो गया, सरफेस से दूर जाएंगे, आर इज़ ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड सरफेस, तो ये इस रिलेशन से घटता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमने डराइव करा था वहाँ पे, देख लो फिर पीछे, ये रहा ई आउटसाइड, है ना, इस रिलेशन से घटता जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा यहाँ पे और ये इससे घटता जाएगा। यहाँ पे जीरो है, ये इसके अंदर एकदम से मैक्सिमम होगा फिर घटता जाएगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। अब देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है कि हमारा इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, सीधा वायर है, तो उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, तो उसके लिए देखो ये क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, पहले देख लो डायग्राम। तो ये हमारा सीधा वायर था, तो उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था, ये पी पॉइंट देख रहे हो, ये पी पॉइंट था। तो यहाँ पे पता नहीं है हमको कितनी इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ये सीधा वायर है और इस पर क्यू चार्ज है, एल लेंथ का वायर है, क्यू चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन में यही लिखा है, और ई आर ग्राफ भी बनाना है, और ये हमको ये निकाल के लेके आने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल के आएगा। ठीक है, ये मैंने यहीं पे लिख दिया। अब ये वाला होगा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा, है ना, 1/4 के बन जाएगा, तो ये लिख देंगे। अब इसके लिए ये अरेंजमेंट, है ना, ये अरेंजमेंट बनाते हैं, मतलब ऐसा हम डायग्राम बना लेते हैं। बनाने के लिए क्यू चार्ज है, लैम्बडा इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, एल लेंथ का वायर है ये। ठीक है, एल लेंथ का वायर है। अब देखो इस वायर पे, है ना, हमने इस वायर पे यहाँ पे पी पॉइंट ये आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, 2 कंपोनेंट बनेंगे, तो ये कंपोनेंट कैसे बन रहे हैं, ये सीधा वायर था तो एल लेंथ का क्यू, ये सारे कंपोनेंट बना लेंगे। ऊपर देखो ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट था, उसकी वजह से डी ही आ गया, और जो उधर था ऊपर वाले नीचे वाले दोनों की वजह से डी ही आ गए। देखिए, ये ऊपर वाले की वजह से देखो ये इस डायरेक्शन में, और डी इस वाले इस डायरेक्शन में हो गया। अब इससे क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है ये थीटा एंगल पे बन रहे हैं। देखो यहाँ पे ये पी पॉइंट है, इसकी वजह से डी आ गया, और ऊपर उसकी वजह से डी आ गया, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से डी ई, इधर ऊपर वाले की स्मॉल एलिमेंट की वजह से डी इधर की साइड आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, डी आ गया। अब ये जो एंगल ऊपर वाला इससे बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, नीचे वाला है ये भी थीटा बना रहा है। ठीक है, अब इनके जो सामने जो एंगल होंगे, थीटा के सामने थीटा होगा वो सेम होगा, इसके सामने ये भी थीटा होगा, इसके सामने ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को देख लो, अब इसके हम कंपोनेंट करेंगे, जैसे नीचे वाले के कंपोनेंट करेंगे। तो जो ऊपर वाला डी था, डी, ठीक है, इसका कंपोनेंट करा तो डी कॉस थीटा आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस जो डी है इसका डी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो ये ऊपर वाले के किए हैं हमने। ठीक है, वैसे ही नीचे वाले के कर देंगे। ये थीटा एंगल है तो इसका डी कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये डी कॉस थीटा आ जाएगा और ये डी साइन थीटा आ जाएगा वर्टिकल। ठीक है, अब ये डी एक्चुअली में यहाँ तक आएगा, जहाँ तक ये डी लेंथ है ना, तो उसका प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ तक आएगा डी कॉस थीटा। वैसे ही ऊपर वाले का डी कॉस थीटा जहाँ तक प्रोजेक्शन आ रहा है वहाँ तक आएगा। अब ये डी कॉस थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, डी कॉस थीटा डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये डी साइन थीटा ऊपर वाला और डी साइन थीटा दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है
है ना, मैग्नीट्यूड में सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये इसकी डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हमको क्या है, गाउसियन सरफेस बनाना है इसके लिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इसका वायर का। तो इसके अंदर देखो क्या करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये गाउसियन सरफेस बना लिया। ये हमारा वायर था सीधा एल लेंथ का, तो गाउसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल हमने एक सरफेस बना लिया जिसके अंदर ये हमारा पूरा वायर आ जाए, ठीक है। तो सिलेंडर बना लिया, तो सिलेंडर का पूरा सरफेस था, है ना, एस मान लिया। वो 3 पार्ट में होगा एस, ठीक है। देखो, एक तो S1 सरफेस ऊपर की साइड, एक S2 सरफेस नीचे की साइड, है ना, और एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस S3। S1 और S2 बराबर होंगे, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो गोल होता है ना, कर्व्ड सरफेस, ये वाला। अब देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं S3 पे। तो P पॉइंट लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से दूर की तरफ होगा, ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, वो भी डी ए इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थीटा 0 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस चार्ज की वजह से दूर की तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर इधर हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया, ई और डी ए का। सिमिलर ये इसका भाई है सेम, ई उधर हो गया, डी ए इधर हो गया, दोनों के बीच एंगल 90 हो गया, ठीक है। इनके दोनों के बीच एंगल 0 हो गया। ये डेरिवेशन में काम आएंगे हमको। अब देखो इसमें यही लिखा हुआ है, ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले, कि एक गाउसियन सरफेस बनाया आर रेडियस और एल लेंथ का, वो उसमें 3 सरफेस S1 S2 S3 से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो वही बताया कि S1 और S3 पे, इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA की डायरेक्शन पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, जो मैंने भी यहाँ पे समझाया है वही लिखा हुआ है। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो देखो डायरेक्शन में ये टोटल जो पूरे सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, E.DA पूरे सरफेस की वजह से, है ना, ऐसे लिख दिया। लेकिन एस तो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, S1 S2 और S3, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, है ना, तो इनको ऐसे तोड़ के लिख देंगे। एस जो था ना, उसको S1 S2 S3 तीनों में अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। वही E.DA है, S1 एक बार S1 लिख दिया क्लोज लूप इंटीग्रेशन के वहाँ पे, एक बार S2 S3। अब पता है E.DA को हम यहाँ पे देखो ये बता ही दिया है मैंने, है ना। अब देखो E.DA cos थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे S1 के लिए एंगल 90 डिग्री था, S2 के लिए भी एंगल 90 डिग्री था, अभी हमने दिखाया। S3 जो है उसके लिए एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो cos 90, तो देखो cos को अच्छा ही नहीं लगता, 90 0 हो गया, तो ये दूसरा वाला 0 और ये cos 0 1 हो गया, तो ये हो गया तीसरा वाला E.DA cos 0 हो गया 1, है ना। क्योंकि ये जो कर्व्ड सरफेस होगा ना, इसकी वजह से ये वाला देख रहे हैं, इन दोनों की वजह से तो 0 हो गया, ऊपर वाले नीचे वाले की वजह से। ये जो कर्व्ड वाला आएगा ये सिलेंड्रिकल सरफेस, इसकी वजह से होगा बस। तो देखो E.DA, तो E हमारा बाहर चला गया और जो DA होगा अंदर बचेगा, तो ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन DA ये 2πRL निकल के आएगा, इसका सरफेस एरिया, ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πRL, तो यहाँ पे E और जो एरिया था उसको लिख दिया 2πRL पूरे एरिया को, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। लेकिन गॉस भाई साहब उन्होंने तो ये फॉर्मूला दिया था, फाई = Q/ε0, ठीक है। अब हमको लैम्बडा भी दिया हुआ है, तो लैम्बडा का यूज़ करेंगे। तो जो Q है, Q उसकी जगह λL लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, लैम्बडा = Q/L, है ना। तो यहाँ से Q निकाल के λL रख देंगे ये, ठीक है। अब देखो ये दोनों फाई और ये दोनों फाई दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले से निकाला है और ये गॉस के फॉर्मूले से निकाला है, तो दोनों इक्वल कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रख देंगे। तो देखो ये E × 2πR, उसका λL/ε0, L से L कट गया, हमको ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो 2π को भी इधर पहुंचा दिया। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिख देंगे ऐसे करके। अगेन अब क्या करें, देखो अब इसको क्या करें, इक्वेशन A आई है उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमको 4π बनाना है यहाँ पे नीचे।
जैसे ही 4πε0 हुआ उसको k लिख देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन b लिख दिया। तो ये दोनों तरीके से लिखवाया तो था हमने, क्वेश्चन लिखा था। अब यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, देखो k और 2 और ये लैम्बडा ये सब तो कांस्टेंट है, तो e ये ऊपर वाले कांस्टेंट हो गई, तो e प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। ये रिलेशन निकल के आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी करेगा। नीचे लाइन में यही लिखा हुआ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इस एक्सिस पे और यहाँ पे डिस्टेंस ले ली, तो ये ग्राफ बन के आ जाएगा। अब आ रही है इंसुलेटर स्लैब, प्लेट, ऑब्लिक सीट, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो ये सीट देख लो पहले, ये सीट है हमारी, है ना, इंसुलेटर सीट है, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है ना। तो यहाँ पे बतानी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो सेम वही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, बस इंसुलेटिंग स्लैब लिखा हुआ है और इसके अंदर भी ई आर ग्राफ पूछा है और ये निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। E = σ/2ε0 ये निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो इसको निकालते हैं। अभी ये कांस्टेंट है, अगर तुम देख पा रहे होंगे तो सिग्मा भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, ε0 भी कांस्टेंट। तो ये डिस्टेंस पे अभी देख लेते हैं। तो इसके अंदर यही लिखा है, लेट ABCD एक हमारे पास स्लैब है, इंसुलेटर स्लैब है, उस पर चार्ज Q है ना, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो वही दिखा दिया इसमें। और सेम वायर जो था ना उसके जैसे ही करेंगे। यहाँ पे ऊपर भी हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और नीचे भी एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है। और वो जो दोनों टुकड़े होंगे उनकी वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला टुकड़ा, ऊपर वाले की वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन में, नीचे वाले की वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये थीटा थीटा एंगल थे तो ये भी थीटा थीटा हो जाएंगे। इनके कंपोनेंट किए डी cos थीटा, डी sin थीटा, ऊपर वाले का ऐसे नीचे वाले का। अब नीचे वाले का किया तो ऊपर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों हैं, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, कोई डायरेक्शन सेम है। अब देखो इसका गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। अब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो देखो गॉसियन सरफेस में क्या करा, वही पहले बनाना देख लो। तो ये जो सरफेस हमने ऊपर नीचे जो टुकड़े लिए थे ना, उनको अंदर लेते हुए एक हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। सिलेंडर है ये हमारा, गोल गोल सिलेंडर। तो देखो अब ज़रूरी नहीं है सिलेंडर हो, हम ऐसा क्यूबॉइड वाला भी ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबॉइड वाला भी चल सकता है, क्योंकि हमको ये दोनों जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिए हैं ना, इनको अंदर आना चाहिए। तो ऐसा गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मतलब क्यूबॉइड वाला दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसके 3 सरफेस हो गए, एक तो ये वाला कर्व्ड सरफेस है ना, फिर सरफेस एरिया जो ऊपर वाला है, और ये इधर वो कॉर्नर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ये पेन है तो ये वाला होगा इसका, ये इसका सरफेस एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस का। ये एक तो ये एरिया हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर है तो एक तो इस एरिया से, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इसके भी 3 सरफेस हो गए। तो उनको ऐसे ही लिखा है, देखो ये वाले सरफेस को S3 मान लिया, इस वाले को S1 मान लिया, इस वाले को S2। इन दोनों को ऐसे मान रहे हैं साथ में, क्योंकि दोनों का सेम आएगा S1 S2 का, तो दोनों भाई बंधु हैं ये। तो एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का हमको पता चल जाएगा। तो देखो वही इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर दूर की तरफ, तो एंगल 0 हो गया। ऐसे भी इसमें भी है ना, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ। अब ये वाला है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूर की तरफ होगा प्लस चार्ज से, है ना, इस वाले एलिमेंट से देखो दूर की तरफ होगा, और जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की साइड हो जाएगा। हमको पता है ना, किसी भी सिलेंडर होता है उसका जो एरिया वेक्टर निकालेंगे तो उसकी सेंटर लाइन से पास होगा। इसकी सेंटर लाइन होगी ना बीच में, उसमें उसके परपेंडिकुलर वहाँ से निकलता हुआ आएगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब देखो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो इसकी डेरिवेशन में वही हमको तो गॉसियन सरफेस पे पूरे से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो E.dA। और यहाँ पे देखो पूरा सरफेस, पूरे सरफेस से, पूरे सरफेस का, तो यहाँ पे S लिख दो, क्लोज लूप इंटीग्रेशन पूरे सरफेस से। S को फिर वही S1 + S2 S3 से मिल के बना है, ठीक है। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, S1 S2 S3 है ना, तो E.dA S1 E.dA। अब
ई डॉट डी ए को ई डी ए कॉस थीटा लिख दिया। अब थीटाज की वैल्यू एक बार यहाँ से देख लो, ये दोनों के लिए 0 है, S1 S2 के लिए, S1 और S2 के लिए थीटा 0 है, S3 के लिए 90 है। तो ये देखो आगे यही लिख देंगे। देखो ये S1 के लिए 0 था दोनों 0, ये 90 था। अब हमको पता है cos 90 0 हो जाता है ना, और cos 0 1 हो जाता है। तो ये तीसरा वाला 0 हो गया, और S1 और S2 ये सेम है दोनों, ED है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी देखना, तो इसमें से E कॉमन ले लिया बाहर, है ना, E कॉमन ले लिया, और पहले वाले सरफेस का एरिया D है, E कांस्टेंट है ना, तो बाहर ले लिया। अब ये सरफेस एरिया डी ए दोनों का सेम है ना, तो डी ए का हो गया ए, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद डी ए का हो गया ए। अब देखो ये पहले वाला भी ई ए, दूसरे वाला भी ई ए, तो दोनों ऐड होके हो गए 2 टाइम्स ई ए। अब एरिया हम निकाल भी सकते हैं वो वाला जो क्रॉस सेक्शन का, पर ये कट जाएगा, तो हम इसको क्यों लिखें, ये जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है ना दोनों साइड का, ये निकाल सकते हैं हम, पर क्यों निकालें, डेरिवेशन में देखना, अब ये कट जाएगा। ये देखो जब जो मैंने बताया था फिर से देख लो, देखो है ना, ई ए प्लस ई ए दोनों ऐड हो गए 2 ई ए हो गया। अब गॉस भाई साहब तो देखो वही कि हमारा फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, कोई दिक्कत नहीं है लिखा। अब क्यू को सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया, तो देखो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू हो गया, है ना, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू हो गया सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में क्यू की जगह सिग्मा ए रख दिया, इसको इक्वेशन 2 लिखा, दोनों को कंपेयर किया, तो देखो 1 इक्वेशन का ये लिख दिया, और ये 2 से जो आया वो ये यहाँ लिख दिया। यहाँ से एरिया कैंसिल हो जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल कर दिए। देखो तो ये एरिया से एरिया यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो निकालने की ज़रूरत नहीं, निकाल भी लेते तो भी कट जाता वो, ठीक है। तो देखो ई निकल के आ गया, 2 इसको इधर भेज दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे हो सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कांस्टेंट निकल के आएगा। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ये तो है ही, अब ये कांस्टेंट है, तो इधर जो हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसको भी एन कैप की तरह लिख देंगे, ठीक है, एन कैप लिख देंगे। यूनिट वेक्टर तो हमको निकालना ही है, लिख दिया एन कैप यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस तुम कितनी ही ले लो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, पॉइंट को कहीं पे भी ले जाओ। ये बात तुम्हें हजम हो रही है? देखो लेकिन ये बात सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला खुद बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे डिस्टेंस ले ली, ग्राफ बना रहे हैं, तो देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, लेकिन जो हमारा ग्राफ कांस्टेंट है ग्राफ, कांस्टेंट क्यों है ना, क्योंकि देखो कांस्टेंट ही तो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी चाहे हमारा डिस्टेंस कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अब देखो सिंपल सा देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। देखो 2 चार्ज थे, ठीक है, एक था -q और एक था +q, दोनों भाई पास में रखे हैं, बहुत पास, स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई मतलब 2, पोल जैसे समझ में ही आ रहा होगा, जैसे नॉर्थ साउथ होते थे वैसे यहाँ पे माइनस प्लस होंगे, वो पास में रखे होते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो फिजिक्स में ऐसा थोड़ी होता है, चीज़ों को हार्ड करके बताना पड़ता है। तो देखो इसको कैसे बोलेंगे कि जब 2 चार्ज होते हैं, है ना, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम है और उनका नेचर अपोजिट है ना,
मैं तो समझ पा रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्यू ही आएगा ना। तो जब दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज बहुत पास पास में रखे हों, ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्म करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो यही वाला देखो दोबारा से, ये इलेक्ट्रिक डायपोल थे, ठीक है। अब मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है डी, ठीक है, डी डिस्टेंस पर रखे हैं ये। देखो कुछ नहीं है, ये दोनों चार्ज थे, इसमें से कोई सा एक चार्ज ले लो क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी डी, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। देख लो कुछ नहीं है, एक चार्ज का था, मतलब एक चार्ज, कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दिया और उनके बीच की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को भैया ऐसे थोड़ी ले लेंगे डी, देखो क्या करेंगे, इसके बीचों बीच पॉइंट को ओ मानेंगे, ठीक है। ओ के इधर जो डिस्टेंस है उसको ए मानेंगे, और इसके जो इधर डिस्टेंस होगी उसको ए मानेंगे। तो ये डी की वैल्यू क्या हो गई, 2a। डी इन दोनों को मिलके हो जाएगा, तो एक फार्मूला बन गया q इंटू 2a। एक फार्मूला नहीं, फार्मूला तो वही है, डी की जगह 2a रख दिया। अब ये हमने क्यों किया, क्या ज़रूरत आ रही थी, डी लिख तो रहे थे अच्छा खासा, वो इसलिए लिखा कि आगे फ्रैक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखो इसके बीच यही डिस्टेंस है, अगर इधर नापते तो d/2 हो जाती, इधर मेजर करते तो d/2 हो जाती, फालतू में कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। तो इसलिए अच्छा है कि भैया इसको a मान लो और इसको a मान लो, 2a ही तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आएगा ये ऐसा क्यों किया, ठीक है। देखो इसकी डेरिवेशन करेंगे तब, तो देखो ये बना रखा है यहाँ पे सिंपल सा, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख लो, बीच में पॉइंट ओ था और ये -q + q, ए डिस्टेंस, दोनों को जोड़ के डी लिख दिया, d = 2a पी वेक्टर, ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। अब इसकी यूनिट देख लो, कूलाम, मतलब p = q इंटू डी था, तो ये कूलाम और ये मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स, हाँ ये पॉइंट्स देख लो, मैंने बोला था ना वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, मेरे बोलने से नहीं होती है। अब देखो यूनिट हो गई कूलाम इंटू मीटर, इसको ना d/, भी बोलते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T1 A1, बताओ। देखो कुछ नहीं है, कूलाम था, कूलाम मेरा चार्ज, इसका फॉर्मूला वो होता है A1 T1, ठीक है, और मीटर क्या है, ये लेंथ है, तो इसका होता है L1। तो L1 T1 A1 ऐसे ही तो लिख रखा है ना। ए को सबसे बाद में लिखते हैं और MLT को पहले लिखते हैं। अब देखो इसकी डायरेक्शन भी होती है ना, -q to +q। देखो इसमें, देखो इसमें -q से +q की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। अभी समझ में आएगी, एक डेरिवेशन करेंगे उसमें इसका यूज़ होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लो, HCl क्यों, इसमें H पॉजिटिव हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, यही तो चाहिए था हमको। CO इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, यही क्यों, तुम कुछ भी ले सकते हो, NaCl लो, ठीक है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो देखो स्मॉल डिस्टेंस पे तो ये रखे ही रहते हैं, अरे तुम जानते हो, केमिस्ट्री पढ़ते ही हो, बॉन्ड बनता है ना इनके बीच में। अब देखो, अब आ गई डेरिवेशन, फिजिक्स से तो डेरिवेशन तो आएगी। तो देखो, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही निकलवा रहे हैं हमसे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है ना, बस ये बदलता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल आ गया भाई साहब इसकी वजह से। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, उसके भी देखो, उसके भी एक्सिस पे निकालनी है, ठीक है, छोटे सब पास पास में रखे हैं बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे, और उसका एक्सिस, उस एक्सिस पे निकालनी है। तो हमने क्या करा, निकाल देंगे। देखो हमने क्या करा, -q और +q को, अब ये बहुत पास में रखे हैं पर इनको थोड़ा सा जूम करके बनाया है, ऐसे समझ लो, है ना। ओ बीच का पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस a और ये a, अब इसी का -q +q, इसको a पॉइंट बोल दिया, इसको b पॉइंट बोल दिया। अब इसका एक्सिस बोला है तो इसके एक्सिस पे ऐसे करते करते ऐसे एक्सिस बनाओ। तो इसके एक्सिस पे मान लो ये p पॉइंट था, यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट था, पॉइंट ले लिया p, है ना। तो इस p पॉइंट पे क्या, देखो ये +q है ना, +q, इसकी वजह से ये p पॉइंट पे है ना दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि +q से दूर की तरफ होता है ना,
प्लस क्यू से, तो देखो पी पॉइंट पे इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये वाला है E1 मान लो इसको, ठीक है। देखो प्लस वाले की तरफ से दूर की तरफ, और ये जो माइनस वाला है ये इसकी तरफ बुलाएगा इसको, है ना, या फिर ऐसे समझ लो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनकमिंग होता है ना, तो इधर की तरफ होगा, तो E1 की डायरेक्शन इधर, E2 की तरफ। अब देखो थोड़ा डिस्टेंस का देख लेते हैं। ये पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट, ये इसकी जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से बीच से नापते हैं, मिडिल से यहाँ से, तो ये डिस्टेंस हमने R मान ली, ठीक है, R मान ली। अब ये तो मान ली, पर अब देखते हैं कि ये वाली डिस्टेंस क्या होंगी। तो पहले ये लिख दिया, लेट ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और बहुत पास पास रखा है 2a डिस्टेंस पे। तो देखो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार इसकी वजह से तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो आर ये वाली डिस्टेंस पता नहीं है। और सारी डिस्टेंस देखो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो उधर वालों को भूल जाओ, हमको ये चाहिए, ये वाली हमने आर मान ली, ये वाली, उसमें से ए घटा देंगे, ये आर में से ए माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। ये डिस्टेंस बी पी है ना, बी पी, तो बी पी लिख रखी है आर माइनस ए, ठीक है। अब ये वाला है, यहाँ पे हमको ए पी चाहिए, ए पी देखो ए पी क्या हो जाएगी, यहाँ तक की डिस्टेंस तो आर है, उसमें ए ऐड कर दो तो ए पी आ गई आर प्लस ए पी होगी आर प्लस ए। और ये सब तो देखो चूरन चटनी है, ये तो लिख रखा है ओ ए, ये ओ ए और ये ओ बी दोनों ए के बराबर है, और ये ओ पी है, ये तो आर हमने माना ही था, ठीक है। तो देखो अब क्या कर रहे हैं हम, ये प्लस क्यू चार्ज है ना, ये इसकी वजह से पी पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। देखो यही लिख रखा है, इसको हमने E1 मान लिया, और ये निकल के आया के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस आर माइनस ए थी ना, बी पी, देखो इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे, तो के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर ये डिस्टेंस है, तो बी पी था आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, तो वो E2 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे समझ लो, पहले हम इस वाली डायरेक्शन को मान लो प्लस मान लें तो ये वाली डायरेक्शन माइनस हो गई। तो देखो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ई इधर की साइड और E2 इधर की साइड, तो E1 में से E2 घटा देंगे ना, E1 में से E2 घटा देंगे तो नेट आ जाएगा। तो देखो हमको नेट इंटेंसिटी चाहिए, तो ई मान ली नेट है, तो E1 में से E2 कैंसिल हो जाएगी क्योंकि E2 माइनस की तरफ है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो E2 की वैल्यू तो ये हो गई आर प्लस ए, और E1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ये वाली के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो सीधी रख दी, यहाँ पे रख दी, के क्यू तो देखो बाहर निकाल दिया, इस के क्यू को तो कांस्टेंट था, अंदर बचे 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये तुम तो जानते हो, जीनियस हो, देखो ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दिया। अब देखो नीचे क्या हो रहा है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूलो, इसका स्क्वायर तो दिखा देता हूँ, देखो ये वाली चीज़ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर था, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर था, लिख दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ इसको, दोनों का स्क्वायर था। अब देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने एक ब्रैकेट बनाया बड़ा और दोनों का स्क्वायर था, ये भी, तो एक साथ स्क्वायर लिख दिया। लेकिन अब मैं अंदर देख रहा हूँ आर माइनस ए और आर प्लस ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंदर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो अंदर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर ये 2 तो था ही, ये देख लो, ठीक है, ये तो नीचे का हो गया। अब ऊपर देखो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस ये इसका अभी ब्रैकेट में ही रखा है और इसको खोल दिया। तो ऐसे देखो ब्रैकेट खोलते ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये काट देंगे एक दूसरे को, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2AR यहाँ पे था, 2AR यहाँ पे था, 2AR 4AR हो गए, 4AR के क्यू बाहर था ही, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब देखो हमको ये ए स्क्वायर गायब करना है, तो देखो कैसे करेंगे। हमको पता है, इधर देखो ये दोनों चार्ज है ना बहुत पास पास में रखे थे, तो ये वाले चार्ज है ना बहुत पास में रखे हैं, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है इनके बीच की, और ए जो है ना उसकी भी आधी है, ठीक है, तो और कम हो गई। ठीक है, तो देखो, और आर है ना हमारा ये इस ए के कंपेयर में तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यही लिखा है आर इज़ मच मच ग्रेटर देन ए। अब देखो आर ज़्यादा था, ए छोटा है, अब ए छोटा है, अब छोटे का भी स्क्वायर कर दिया, छोटा था और छोटा हो गया, तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ठीक है, जीरो हो गया, तो देखो यहाँ पे जहाँ भी दिखेगा ना ये नीचे जीरो कर देंगे उसकी जगह। ऊपर देखो, ऊपर क्या चल रहा है, ये देखो के को तो बाहर छोड़ा, क्यू, और ये 4a था ना 4a, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2a, और जो आर है इसके आगे 2r लगा दिया, बस ये 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया। तो देखो q के साथ में 2a लिख दिया, q के साथ में 2a और 2r को बाहर छोड़ दिया, 2r इधर बाहर, k इधर बाहर, इसको k इंटू 2a, q इंटू 2a को देखा तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता, p इक्वस टू q इंटू 2a, तो q इंटू 2a जहाँ, अरे यार ये कट गया, इधर देखो फिर से q इंटू 2a दिखाना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल था ये, अभी फॉर्मूला ड्राइव किया लिखा ही था डायरेक्ट, p इक्वस टू q इंटू 2a, तो ये जो दिख रहा है इसकी जगह p लिख देंगे, तो k p और ये 2r था, और नीचे ये जीरो हो गया, तो ये तो चला गया, तो आर स्क्वायर की पावर का पी स्क्वायर, तो आर की पावर 4, तो एक आर से एक आर कट गया, तो आर की पावर 3। तो ई जो ये आया एक्सिस की वजह से आ गया, एक्सिस पे आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये लिख दिया 2kp अपॉन आर क्यूब, के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के, फिर वेक्टर फॉर्म में लिख के ई वेक्टर और पी वेक्टर और आर कैप, ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब देखो ये देखो, इससे देखेंगे, इस वाले से देखेंगे, तो ई जो होगा आर क्यूब, इनके अंदर ये वाला रिलेशन निकल के आ जाएगा, यहाँ से ग्राफ बना देंगे। ठीक है, अब देखो इसके नॉन एक्सिस की वजह से भी आएगा, तो वो यहाँ पे कर रखी है डेरिवेशन। चलो पहले नॉन एक्सिस का देख लेते हैं। ठीक है, नॉन एक्सिस का देख लो, तो वो ये ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्रॉ द फिगर ऑल्सो। ठीक है, फिगर तो ड्रॉ करना ही है। ठीक है, तो वही लिखा, इसके लिए देखो क्या क्या लिखा है, कि वही सपोज कर लिया हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से एक चार्ज है, और ये देखो यहाँ पे ये जो लिख रखा है, ये दो चार्ज हैं और दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है E1। अब नॉन एक्सिस तो मैंने बताया ही नहीं, देखो नॉन एक्सिस देख लो पहले, ये तो एक्सिस हो गया इसका, एक्सिस के अलावा जो भी होगा नॉन एक्सिस होगा, लेकिन हमने इस जगह कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, नॉन एक्सिस ही हो गया इसका, एक्सिस ये था, अब ये पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस आर मान ली, ये वाली पी पॉइंट है। अब ये पी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो ये प्लस क्यू था, ये बोला दूर जाओ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ आता है, माइनस क्यू बोलता है कि इसकी तरफ ही आएगा। ठीक है, तो ये E2 इधर आ गया। अब देखो ये वाली डिस्टेंस आर थी, ये वाली डिस्टेंस ए थी, तो ये वाले ट्रायंगल को अगर देखेंगे, पाइथागोरस लगाओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगी, ऐसी ये हो जाएगी। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी हमको इसलिए, है ना, तो ये डिस्टेंस भी, ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी, जो सेम है ना, जो इसके कर रहे हैं वही सेम यहाँ होगी। अब देखो ये डायग्राम ये लिखा हुआ है, इन फिगर हमने जो जो लिए हैं वो सब यहाँ लिख दिए साइड में। ठीक है, ये फिगर से ही लिखा है, E1 की डायरेक्शन ऐसे बताई थी और E2 की डायरेक्शन ऐसे बता दी थी। अब इन दोनों का E1 और E2 दोनों का, ये देखो E1 थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल यहाँ से थीटा बनाएगा। इधर देखो ये सीधी लाइन है, यहाँ से थीटा बनाएगी। देखो एक सीधी लाइन होती है, वो हॉरिजॉन्टल से मान लो ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये भी थीटा बनाएगी। तो देखो इसका ऐसे ही तो हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये हो गई, ये सीधी लाइन थी, तो इससे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो दोनों थीटा बनाएंगी। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री। ठीक है, थीटा थीटा हो गए दोनों। अब इसका देखो, इसमें ये देखो जेड शेप का एंगल बन रहा है, ये देखो खूब पढ़ते थे 10th क्लास में, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। अब देखो E1 का जो थीटा,
इसकी वजह से 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। वैसे ही तो इवन cos थीटा हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, और ये वर्टिकल इवन sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये E2 है, इसका ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा E2 sin थीटा। अब हमको पता है दोनों ये जो चार्ज हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, तो ऊपर वाला E1 sin थीटा और E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड में सेम आएंगे, E1 sin थीटा और E2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, है ना, कैंसिल हो गए। अब बचे ये दोनों, अब ये दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, इससे नेट रिजल्टेंट। तो इसके अंदर हमने देखो ये थ्योरी में यही लिख रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है, उसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से E1 और प्लस क्यू की वजह से जो भी लिया है देख लो, प्लस की वो E1 E2 है, और उनके जो कंपोनेंट हो जाएंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, E1 sin थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो है ना डायरेक्शन अपोजिट हैं, और ये जो कॉस वाले कंपोनेंट हैं ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है इसलिए, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होगा। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पी पॉइंट पे, तो वो क्या होगी, जो हमारे कंपोनेंट थे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। देखो यही लिख रखा है। अब E1 है, इसकी वैल्यू तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता था KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब ये R है, ये डिस्टेंस देखो कौन सी वैल्यू होगी, ये AP ये डिस्टेंस होगी, तो ये दोनों सेम होंगी दोनों के लिए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो KQ अपॉन R स्क्वायर में हम इसका स्क्वायर करेंगे R का, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, ठीक है, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये लिख दिया यहाँ से, ठीक है, दोनों में। और ये cos थीटा है, इसका कुछ करना पड़ेगा, अब ये दोनों ऐड हो गए, देखो cos थीटा, यहाँ से ट्रायंगल ये देख लो, ये वाला उठाया है ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें ये हाइपोटेनस ये था, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये यहीं पे बना दिया, तो ये हाइपोटेनस है, इसकी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया, और ये जो इसका बेस है ये A हम ले ही रहे थे, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो बेस A और हाइपोटेनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये लिख दिया, है ना, cos थीटा इक्वल्स टू A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो लिख दिया सीधा, ठीक है, ये हाइपोटेनस लिख दिया यहाँ से। अब cos थीटा की जगह लिख दिया ये सब, ठीक है, तो 1/2 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इसको साइड में देखा कि भाई अपने जैसा ही है, तो तुम भी नहीं करते क्या ऐसे, साइड में देख के थोड़े बालों पे हाथ फेर लेते हो, तो देखो दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, देखो बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, ऊपर वाले को देखो, नीचे वालों को देखो, R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इनका कर लो पहले हिसाब, ये ऐड हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो A जो था ना वो पहले ही बहुत छोटा था, ठीक है, A बहुत छोटा था, अब उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो A स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे ये स्क्वायर जहाँ पे भी दिखेगा ना इसकी जगह 0 रख देंगे, तो देखो कैसे, A बहुत छोटा था, है ना, R की कंपेरिजन में R मच ग्रेटर देन A है, तो A का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा, मतलब 0 ही हो जाएगा, तो ये जहाँ पे A स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे 0 रख देंगे, 0 देखो तो R स्क्वायर बचेगा, उसकी पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर 3 बचेगा, ठीक है। ये तो इसका हो गया। अब ऊपर का देखते हैं, ऊपर देखो 2KQ और A था, 2KQ इंटू A, ये क्या करेंगे, इनको देखो अरेंज करके कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पे, K को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और जो Q है उसके साथ में 2A लिख दिया, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A P होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये बन गया KP अपॉन RQ, ठीक है, ये नॉन एक्सिस का फॉर्मूला बन गया ये। अब इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं, K को 1/4πε0 लिखा है, और फिर ये वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, E = 1/4πε0, जो P है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा दिया, R कैप लगा दिया, जो P है ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेकिन ये माइनस साइन क्यों आ गया, देखो ये माइनस साइन क्यों आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है E एंड P आर अपोजिट इन डायरेक्शन, देखो अभी दिखाते हैं,
देखो हमने पढ़ा था कि जो डायपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में होगी प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब डायपोल की डायरेक्शन। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखो किधर की साइड आ रही है, दोनों ऐड हो गए इस डायरेक्शन में, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के माइनस है ना, तो इसलिए माइनस आ गया कि जो डायपोल की डायरेक्शन है उसको माइनस कर दोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी, इसलिए एक दूसरे के उल्टे हैं ये, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ये लिखा हुआ है कि अपोजिट इन डायरेक्शन ई एंड पी, देख लो फिर से, प्लस एक्स डायरेक्शन में था और ये माइनस एक्स डायरेक्शन में था, तो देखो ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में होता, छोड़ो तुम छोड़ो, ये मैंने बताया था कि देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सिंपल लिख दिया। नॉन एक्सिस का ये फॉर्मूला निकल के आया के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से के पी कॉन्स्टेंट करके यहाँ पे ये रिलेशन निकाल दिया, तो उससे ग्राफ बना दिया। आर क्यूब ऊपर जाएगा तो आर की पावर -3 हो जाएगा, यही लिखा हुआ है इट इज़ क्लियर फ्रॉम इंटेंसिटी, ये रिलेशन फॉलो करती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे, वही लिखा हुआ है कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³, है ना। तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा, इसका ग्राफ हो गया। अभी एक्सिस और नॉन एक्सिस इनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है, यही लिखा है, नोट करके लिखा गया रेशियो और रिलेशन इन दोनों का। तो ई एक्सिस का ये आ गया था 2 kp/r³, नॉन एक्सिस का kp/r³। देखने से ही लग रहा है ऊपर वाला 2 टाइम्स है, लेकिन फिर भी इक्वेशन 1 में 2 का भाग दिया तो ये 2 आया, ठीक है। इसको इधर लेके गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ई एक्सिस आ गया 2 टाइम्स ऑफ ई नॉन एक्सिस। अब इसको ये हो गया 2 टाइम्स होता है, या फिर देखो इसको ऐसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ई एक्सिस रेशियो ई नॉन एक्सिस इक्वल्स टू 2:1 ये आ गया इसका एक्सिस और नॉन एक्सिस का। अब हम थोड़ा सा बीच में कुछ छूट गया था, देखो क्या छूटा था हमारा, उसको देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल ही था, अब डायपोल चल रहा है तो सब एक साथ ही कर लेते हैं। तो डायपोल था ना, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, ऐसे रख दिया किसी एंगल थीटा पे, ये थीटा बन रहा है ना, इस एंगल पे रख दिया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, है ना, जिसकी वजह से ये घूमने लगेगा। तो देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये फोर्स इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे लग जाएंगे, है ना। यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर की साइड आ रहा है, तो इसकी ये प्लस क्यू वाला चार्ज है, इस पर दूर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो क्यू ई इधर की तरफ आ गया प्लस क्यू ई, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू ई इधर आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्यू ई कैसे फोर्स कैसे बना, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। क्यू ई कैसे बनता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये फोर्स होता है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ना, ई इक्वस टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ई इक्वस टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इसमें पढ़ा था ना इस चैप्टर में, ई इक्वस टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ निकालना है तो क्यू इंटू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई एफ इक्वस टू क्यू इंटू ई, तो वही लिखा है क्यू इंटू ई। प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू इंटू ई, ये माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है। ये देखो डायग्राम को देख लो एक बार, क्योंकि ये डायग्राम से ही डेरिवेशन करेंगे हम। देखो डायग्राम को देख लो, क्योंकि उधर डायग्राम बना हुआ नहीं है, तो यहीं पे देख लो एक बार, इसको पॉज करके देख लो वीडियो को चाहो तो देखो ये देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a थी, ये जो डायपोल है हमारा इस एंगल पर रखा हुआ है ना, तो ये 2a डिस्टेंस थी, ये इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो अभी क्या ज़रूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं। टॉर्क होता है टॉर्क, उसका फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि घुमाने का काम टॉर्क ही करता है। इधर देखो, तो देखो ये फोर्स जो लग रहे हैं प्लस क्यू ई लग रहा है और एक माइनस क्यू ई लग रहा है, एक्चुअल में ये कपल है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही निकल के आएगी ए सी, ये डॉटेड बना रखी है ना ये, क्योंकि इसकी देखो लाइन ऑफ एक्शन ऐसे हो गई, ठीक है, प्लस क्यू ई की, और इसकी माइनस क्यू ई की ऐसे हो गई, तो लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर ये डॉटेड लाइन होगी, ना कि ये 2a वाली लाइन, ठीक है। ये चीज़ देख लो, ये डॉटेड वाली लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर
डिस्टेंस होगी ये वाली, ये 2a वाली नहीं होगी। ठीक है, बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो प्लस क्यू ई, तो ये और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो सिंपल सा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख दिया। फोर्स को कोई सा भी फोर्स ले लो, क्यू ई ले लिया या माइनस क्यू ई भी ले सकते थे, यहाँ से देखो, है ना। अब इसको देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट 2a साइन थीटा रख सकते हैं इसको, 2a साइन थीटा। अगर कंपोनेंट करने आते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये जो डॉटेड से दिखा रखा है AC, वो 2a का 2a साइन थीटा हो जाएगा। या फिर देखो साइन थीटा लगा के AC अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे क्या था AC, और हाइपोटेनस क्या था AB। हाइपोटेनस AB हो गया, ये AC हो गया। AC तो हमारे पास है नहीं, AC तो निकालना ही तो है। ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे A दिख नहीं रहा होगा, देखो इस वाले पॉइंट को A से डिनोट किया हुआ है और इस वाले को B से किया हुआ है। ठीक है, ये B से दिख रहा है, तो चलो, है ना। तो देखो अब हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनस AB, AC अपॉन AB। देखो इधर साइन थीटा हो गया AC अपॉन AB। तो साइन थीटा AC पता नहीं है, AB पता है 2a है, दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस ये देखो 2a, ये AC पता नहीं है और ये 2a है। तो AC अपॉन 2a, तो AC निकालना हुआ तो ये आ गई 2a साइन थीटा। इसी को डी परपेंडिकुलर बोल रहे थे। अगर हमको कंपोनेंट करना आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्यू ई और ये 2a साइन थीटा हो गया। अब इसको देखो लिख कैसे रहे, क्यू के पास में 2a लिख देंगे, क्यू के पास में 2a, क्योंकि इसको देख के हमें कुछ याद आती है। ठीक है, क्यू इंटू 2a, ई को बाहर लिख दिया और साइन थीटा, क्यू इंटू 2a। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला देखो, ई साइन थीटा बाहर लिख दिया, ई साइन थीटा बाहर लिख दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला है, ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं P, और E यहाँ पे था ही, तो P साइन थीटा हो गया। अब ये तुमको पता है वेक्टर प्रोडक्ट P क्रॉस E, है ना। ऊपर जाएंगे वापस P साइन थीटा, देखो P साइन थीटा को P क्रॉस E लिख दिया। अब इसके दो केस बना के लिख रहे हैं। दो केस क्या है, एक बार एंगल 0 रख देंगे और एक बार एंगल 90। देखो इधर देखो, एंगल 0 मतलब ये घूम के ये इसी के पैरेलल हो गया मान लो। देखो इसमें देखो पहले फॉर्मूले में देखो थीटा 0 होगा तो साइन 0 रख के ये सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉर्क मिनिमम लगेगा, मतलब इस पर टॉर्क लगेगा ही नहीं जब कोई ऐसे हो जाएगा। ये देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है P साइन थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क मिनिमम। और जब ये थीटा 90 हो जाएगा तो उस टाइम पर साइन 91 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी टॉ की, P इंटू ई। इधर देखो थीटा 0 मतलब ये इसके पैरेलल ही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कोई फोर्स लगा नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के पैरेलल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसी से पास हो जाएगी। तो लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास हो जाएगी, तो कोई टॉर्क फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई टॉर्क होगा ही नहीं, मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा तब इस पर मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा इस पर। देखो वही लिखा हुआ है मिनिमम और नीचे वाले पे मैक्सिमम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। आपको इसका लिंक, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक है उसमें, टेलीग्राम चैनल का।